रंदेवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर ज्योग्राफी हो चुकी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो भी थ्योरी सहित एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ाई जा रही है अभी। तो आप सभी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एवं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इस पर थ्योरी सहित पढ़ाई जा रही, स्टोरी वाइज, कहानी वाइज, जो भी उसमें एनसीईआरटी में कहानी वाइज दिया गया है सारा पढ़ाया जा रहा है मैपिंग द्वारा। तो आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। आप सोचोगे अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो एग्ज़ाम आएगा भी, तो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। तुरंत टाइम पे नहीं कर पाते इतनी तैयारी और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, इसलिए पहले से थ्योरी की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो चलो इस पे स्टार्ट करते हैं। 7वां अध्याय पढ़ाया जा रहा है। 6 अध्याय हो चुके हैं इसके हिस्ट्री के। अब 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया था दोस्तों। चलो अब इसके आगे समझते हैं हम। रोशन के रुपए। ये रोशन ने क्या कहा? जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक स्टोरी वाइज पढ़ाया जाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा रोचक लगता है पाठ। जिससे आप थोड़ी सी या स्टोरी सुन लेते हो तो अच्छा लगता है सुनने से, आगे पाठ पढ़ने से। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी रोशन। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है, तो बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, तो इसके बारे में वो जानना चाहती थी। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अब हम मुख्य रूप पाठ का, कि एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये जैसे ये रहा शेरों वाला स्तंभ, ठीक है, वो ये बोल रही थी। चलो रोशन उसी ने इसी को देखा था नोट पर। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। जो हम रुपयों और पैसों पर चित्र देखते हैं ना, ये शेर वाला, तो इनको बहुत से पत्थरों को काट कर बनाया गया है। लंबा इतिहास मतलब पहले बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। फिर इसी को जो नोटों पे बने होते हैं ना ये वाले शेर, फिर इनको सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित भी कर दिया गया है। तो इस विषय में हमने कक्षा 6 में सारनाथ के बारे में पढ़ भी चुके हैं। क्लास अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं क्लास में। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन था? अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर भी अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। जैसे कई महाराजाओं ने करवाए, लेकिन अशोक के निर्देश पर भी इसके जैसे कई स्तंभों पर और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए। इसके पहले कि हम जाने आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अशोक दोस्तों लाइटर करके रखा है जिससे आपको मोस्ट पढ़ना पड़े, मतलब बहुत सारा रहता है उसमें, तो पर मोस्ट पढ़ो, क्योंकि मैंने लाइटर पहले पढ़ चुकी हूँ। तो आपको मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम में आ सकता है, और तो आएगा नहीं इधर उधर का ये सब। चलो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा ने की थी। कौन ने? दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 2300 साल पहले। जैसे कि चंद्रगुप्त हैं, पहले वो जिस भी साम्राज्य पर शासन करते थे, तो उस शासन की स्थापना किसने की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो की थी कब? लगभग 2300 साल पहले की थी। और फिर चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य को 2 नाम से जाना जाता है, चाणक्य या कौटिल्य, कोई भी नाम आ सकता है। और इस नाम के बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, जिसने चंद्रगुप्त ने स्थापना की थी। जो इनके पोता कौन थे? अशोक, और अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त। फिर है चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र किताब में। ये क्वेश्चन कई बार दोहराया गया कि चंद्रगुप्त या चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है, तो उन्होंने लिखी कौन सी? हमारी अर्थशास्त्र किताब, अर्थशास्त्र बुक लिखी है उन्होंने।
वो उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता भी करी थी एवं चंद्रगुप्त ने लगभग 2300 साल पहले उस साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर आगे बढ़ते हम वंश के बारे में पढ़ते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक ही वंश कहा जाता है। जैसे एक ही परिवार हुआ, उसमें से कई बार राजा बन जाएं, ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाएगा ना वंश। उसी से वंश से निकले हुए। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन? मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए? 3 महत्वपूर्ण। कौन से? पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी हैं किनके? अशोक के। तो अशोक के पापा नहीं है, वो दादा है चंद्रगुप्त। तो पापा कौन हुए फिर? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? अशोक। तो इस प्रकार से बनती है हमारी जंजीर। कैसी? कि एक ही वंश का परिवार, ठीक है। कौन? 3 है इसमें, 3 वंश, 3 है मौर्य वंश। कौन? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा कौन? अशोक। इस प्रकार से अशोक के बारे में कहानी चल रही है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे एवं इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इसमें जो साम्राज्य की राजधानियां थी तो वो प्रमुख कौन थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में था। कहाँ? तक्षशिला दोस्तों उत्तर पश्चिम में था। कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग भी था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत जाने वाले, मतलब ऐसा बोल रहा है वो कि जो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला था वो मध्य एशिया के लिए जाने आने का मार्ग था एवं दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने आने का रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी एवं सरकारी अधिकार शिल्पकार रहा करते थे एवं साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे एवं मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत था वहाँ पर लोग फूल फल संग्रह और जानवरों का शिकार करते थे, उनसे जीविका चलाते थे अपनी। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे एवं अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो लोग अलग अलग, हमारा देश है ही विविधता वाला, हर जगह अलग अलग प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो और फिर है थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उनके बारे में, उन्हें लाल बिंदुओं के द्वारा दिखाए गए हैं। आगे दिखा रहे हैं मैपिंग में। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर ही थे। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर ही थे जो अशोक ने, देखो ये रहे लंपक, कंधार एवं मनसेरा, सहवावाड़, कलसी, टोपरा, जितने भी जो लाल 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 बिंदु बने हैं ना, ये सभी थे। अशोक ने इन सभी पर बनवाया था, ठीक है। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पाटलिपुत्र। तभी बताया था ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन एवं और तक्षशिला। ये रही तक्षशिला। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला ये रही राजधानी। नगर थे प्रमुख नगर। कौन? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन एवं वो जो लाल लाल बिंदु, लाल निशान है ना, जो वो इस प्रकार अभिलेखों के प्राप्ति स्थल थे। जो अभिलेख है ना वो कहाँ पर थे? अभिलेख थे हमारे इन लाल निशानों पर। जहाँ जहाँ ये लाल निशान दिए गए ना, यहाँ पर थे हमारे अभिलेख। और बाकी जगह पर क्या थे? नगर। 3 जगहों पर उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, यहाँ पर थे क्या? नगर। और बाकी लाल चिन्हों पर क्या थे? हमारे प्राप्ति स्थल, मतलब अभिलेखों के स्थल थे। चलो आगे पढ़ते हैं हम कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे एवं उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं भी की जरूरत थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत कर इकट्ठा करना पड़ता था। और बड़ा साम्राज्य था तो ज़्यादा ज़रूरत थी अधिकारियों की, तो उन्हें सभी को अधिकारियों को जोड़ते थे, कर इकट्ठा करवाते थे एवं
उससे जितना बड़ा साम्राज्य, जितना भी जो भी बड़ा होगा उसके लिए उतना ही ज़्यादा सब कुछ चाहिए रहता है। जैसे चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था एवं इलाके के गांवों, शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था एवं इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। चलो आगे पढ़ते हैं हम। कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था एवं इनमें इन सबके ऊपर एक सम्राट भी होता था। जो छोटे छोटे पद थे उनके ऊपर एक सम्राट भी हुआ करता था। राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता पर सब नियंत्रण रखता था। इस प्रकार से ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। ये हो सकता है, देखो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र बोलते थे या फिर उन्हीं को प्रांत बोला जाता था। और तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपरा नियमों को ही माना जाता हो। जैसे वहाँ की जो परंपरा स्थानीय थी उन्हीं को माना जाता होगा। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। दोस्तों ये NCERT है, आपको बोरिंग लगे या ना लगे, क्योंकि बोरिंग ही चीज़ आगे आती है काम, इसलिए बोरिंग भले लगेगी लेकिन थोड़ा ध्यान रख के पढ़ते जाइए और दिमाग में रखते जाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। NCERT हर चीज़ में पूछी जाती है। सोचो बड़े बड़े एग्जाम UPSC में तक NCERT पूछी जा रही, तो छोटे एग्जाम कहाँ, जिसकी सोशल साइंस से पूछी ही जाएगी वो तो ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ते। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे अहसास में लिखा है, उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए था एवं दक्षिण भारत सोने के लिए था। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत ही। एवं इसकी संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये सब कुछ कहाँ कौन प्रसिद्ध था उन सभी को इकट्ठा किया जाता था। नजराना, ये है नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराना बोला जाता होगा, जहाँ करवार सब इकट्ठा किया जाता होगा उसे नजराना। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रहा ऐसे लोगों से लिए जाते थे, स्वच्छ साथ से इसे देते भी थे वो लोग। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया था। देखो मुख्य इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और वो कौन था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत का कार्य करता था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम और आधुनिक पटना के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। जो अभी पटना वो है, पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था उसे। और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे एवं 2 और 3 मंजिले वाले घर थे। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी कांच से बना हुआ था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों एवं चिड़ियों से और बने बसेरों से घिरा हुआ था। कौन? पटना, हमारा अभी का पटना। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, उसी में सब कुछ मतलब अब ये क्या पढ़ना ही नहीं आ सकता, ये पढ़ते हैं। चलो जो मोस्ट है वही पढ़ते जाते हैं दोस्तों। चलो, अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक है, मौर्य वंश में 3 शासक थे, मैंने बता ही दिया, चंद्रगुप्त, बिम्बिसार एवं अशोक।
तो अशोक प्रसिद्ध शासक थे मौर्य वंश के। ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में थे, ये भी आते हैं एग्जाम में। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में थे, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर है राजा बनाने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ये कौन बोल रहा? कलिंग युद्ध में वर्णन करता हुआ अशोक का भी लोग बोल रहा है, उसमें लिखा होगा, ये कहीं बातें गई हुई। राजा बनाने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों अपार दुख हुआ? क्योंकि देखो आगे, जब किसी स्वतंत्र देश को जीती जाता तो लोग मारे जाते हैं, तो और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हो, तो इन्हें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हो, तो दुख को होता ही है। चलो, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने, अब जैसे अशोक बोलना चाह रहे हैं कि अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह अभिलेख विषय भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। यहाँ पर क्या ना, जो सार था ना, जैसे कि युद्ध ने त्याग किया, अशोक ने युद्ध का त्याग किया। क्यों किया? इसीलिए किया कि बहुत सारे लोग मारे गए और खून खराबा हुआ, तो अशोक को अच्छा नहीं लगा, तो उसने फिर ये वचन लिया और अभिलेखों पर लिखवाया और भ्रमण कर सब जगह बताया कि युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब अभिलेखों पे जो लिखा है धम्म के माध्यम से सभी को बताया, और उसने अपने बेटे एवं पोते को भी युद्ध ना करने की सलाह दी। तो इस प्रकार से इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, ये सोचना चाहिए लोगों को। जैसे धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। जो धम्म है ना, वो संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप है, धम्म। ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है ना, तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। एवं अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि कलिंग युद्ध करा था, तो उसमें उन्हें खून खराबा देखकर बहुत तृष्णा हुई थी, तो इससे उन्होंने वचन लिया था कि अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध त्याग दिया था। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ये एग्जामों में आता है कि वह बुद्ध के उपदेश, जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उनसे भी प्रेरित हुए थे। एवं आगे अशोक ने यह महसूस किया कि उन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इस प्रकार से आगे, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। जगह जगह जाकर शिक्षा देते। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों द्वारा खुदवा दिए एवं निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका दूत भेजे, तो उसके द्वारा सभी को बताया इन अभिलेखों को। और उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। इस प्रकार से बहुत से काम किए थे अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, सभी के लिए। तो अशोक इसलिए प्रसिद्ध एक प्रमुख सम्राट माने जाते हैं। जबकि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यह हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, अशोक ने कहा अपने धर्म में। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे
उनके धर्मादेश आज भी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वचन थे, जिन्होंने कहा है कि जो अशोक के पहले वो वचन धर्मादेश थे, आज भी हम उन्हें समझ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक ने संदेशों के उन हिस्सों को बताओ, मतलब अशोक के वो आप सभी बताओ उन हिस्सों को जो देखो पहले क्या होता था। पहले देखो किस किस प्रकार से आ बनाया जाता था। ये तो रहा हमारा देवनागरी आ, ये रहा हमारा आरंभिक बाढ़ी आ, ये रहा बंगला आ, ये रहा मलयालम, ये रहा तमिल आ। इस प्रकार से हमारे आ बनते थे। पहले तो हम देवनागरी आ ज़्यादा चूज़ करते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन को दीवार का एक निर्माण शुरू किया। इससे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 20,000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। देखो इस प्रकार से ये है ऊपरी सतह, ये दीवार ऊपरी ये है 6400 किलोमीटर लंबी है। ये चाइना की बॉर्डर पर बनाए गए। फिर है कि हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने थे, बुर्ज भी बनाए गए थे निगरानी के लिए। और इस प्रकार से हमारा आज का चैप्टर होता है ख़त्म। कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वो ये कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट थे एवं मौर्य साम्राज्य से अशोक रिलेटेड थे एवं और अशोक के दादा कौन से चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य बनवाया था एवं उसके बाद और अशोक के पिता बिम्बिसार थे एवं अशोक ने युद्ध का त्याग किया था एवं अभिलेखों पर बहुत सारे अशोक ने चिन्हित करवाए थे कि जिससे लोगों को पता चले कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने, तो खून खराबा देखकर अशोक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इस कारण उन्होंने अशोक को इस सबको युद्ध को उन्हें रोकना पड़ा एवं उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ये उपदेश भी दिए सबको कि युद्ध ना करें, सभी अपने बेटा पोता सभी को। तो इस प्रकार से ये कहानी हुई आज की ख़त्म। अगली कहानी करेंगे हम आगे स्टार्ट। तो इस प्रकार से आपको समझ आएगा। सॉरी दोस्तों, बिम्बिसार बिंदुसार, वो बोलने में मिस्टेक होगी, आपको लगा हो बिम्बिसार बिंदुसार, क्योंकि दादा तो थे चंद्रगुप्त और पिता थे बिंदुसार और अशोक थे पुत्र। तो इस प्रकार से ये जंजीर बनी हुई है। तो बिम्बिसार बिंदुसार। सॉरी दोस्तों अगर मैंने मिस्टेक से कर दी, बोलने में हो जाता कभी कभार, आपको तो ध्यान ही होगा। तो चलो आज की कहानी हुई हमारी ख़त्म। चलो आगे चैप्टर 8वां डलेगा, तो आगे 8वीं क्लास देखना ज़रूर। चलो थैंक यू दोस्तों।